हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश। तो प्रकाश में हम देखेंगे सबसे पहले परावर्तन, परावर्तन के बाद अपवर्तन, फिर उसमें मानव नेत्र भी है, उसको हम देखेंगे। और प्रकाश चैप्टर से जो पेपर में है बोर्ड में, वो इसमें ज़्यादा प्रश्न आता है, तो हम इसको बहुत ही आराम आराम से देखेंगे। और जो पेपर में आता है उसको हम पूरी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या एनर्जी है, जो इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, जब किसी वस्तु से पर टकराती है, टकराने के बाद हमारी आंखों पर जब पड़ती है तो वो हमें दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। तो इसके जो प्रकाश जो कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, जैसे एक प्रकाश हमारे अगर देखें दीप्त प्रकाश स्रोत, लूमिनस सोर्सेस, लूमिनस सोर्सेस के बारे में अगर देखें तो ऐसे जो सोर्स होते हैं या ऐसे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं स्वयं क्या करें, प्रकाश उत्पन्न करते हैं खुद से। जैसे सूर्य हो गए, सूर्य क्या है, खुद से ही। और तारे, तारे भी हैं। और विद्युत बल्ब, जो बल्ब है घरों में, वो भी क्या करता है, खुद से ही प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो इन सब ये सब जो होते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत में नॉन लुमिनस सोर्सेस, ऐसे सोर्स जो क्या करें, अपने स्वयं से प्रकाश को न उत्पन्न कर पाए, जैसे चंद्रमा, ग्रह, कांच और कुर्सी। तो ये सब जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। अब हम आगे अगर देखें तो प्रकाश के गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। और दूसरा है इसके जो गुण है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश क्या होगी, एकदम सीधी रेखा में चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश कभी ऐसे नहीं गमन करता, जब भी चलेगा वो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलेगा, कोई भी माध्यम हो। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, केरोसिन हो गया, डायमंड, हीरा हो गया, इस तरीके से कोई भी अगर माध्यम दे दिया जाए तो प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। उसे माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती कि वो इसके माध्यम कोई फिक्स नहीं है कि इसी में चलेगा, सब में चल सकता है। इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ही नहीं है, स्पेस में भी चल सकता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो यानी तरंग दैर्ध्य है उसकी, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है और एक तरंग भी है, ये दोनों नेचर रखता है। और यहाँ इसकी जो चाल है या स्पीड, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकंड में इतना यानी मीटर चलता है। ये तो प्रकाश की प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ देखते हैं प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम। मीडियम जैसे कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं उनको, 3 भागों में किया गया है, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। अब ये पारदर्शक माध्यम ये होता है कि जिसमें हम आर पार आसानी से देख लें, तो हो जाएगा वो पारदर्शक। जैसे वायु में हम आर पार देख सकते हैं, कांच जो आर पार दिखे, ठीक है ना। तो इनसे क्या होता है, प्रकाश ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश आसानी से क्या हो पाए, आर पार चला जाए। अब यहाँ देखिए पारभाषक में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। यहाँ देखिए ट्रांसलूसेंट मतलब क्या है, ट्रांसजेंडर जैसे होता है ऐसे इसमें भी होता है, जैसे कि जिसमें ट्रांसजेंडर जैसे होता है ना लड़का ना लड़की, ठीक है ना, वैसे ही तो इसमें भी है कि पारभाषक में क्या होता है, घिसा हुआ कांच जैसे हो गया। तो क्या है, ये पूरी तरीके से नहीं पास करेगा, कुछ यानी कि आधा अधूरा ही पास होगा। ऐसे तेल लगा हुआ कागज रहे तो आर पार देखेंगे तो साफ नहीं दिखेगा। अपारदर्शक या फिर अपारदर्शक माध्यम या ओपेक, जैसे लकड़ी या लोहा, ठीक है ना। लकड़ी में अगर हम देखें तो आर पार दिखेगा नहीं, प्रकाश ही नहीं जाएगा, जिनसे प्रकाश क्या हो, आर पार ना जा सके, एकदम नहीं। लोहा है, लोहे में भी नहीं जा सकता। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इस तरीके के माध्यम को अपारदर्शक या ओपेक मीडियम बोलेंगे। अब हम आते हैं इस पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार, अब हम आते हैं इस पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार हो, जैसे ये एक सरफेस है तो ये एकदम स्मूथ हो, एकदम चिकना या फिर क्या हो, पॉलिश किया हुआ हो। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो क्या होता है, तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक रे है, किरण। तो ये मान लेते हैं यहाँ हवा है, माध्यम हवा है, एयर है। तो इस माध्यम से क्या होती है, प्रकाश इस बिंदु पर टकराती है। जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। अब क्या है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब उस माध्यम में, तो यही है कि प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो यहाँ टकराने के बाद क्या होती है, फिर वो उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आएगी, अगर एयर से आए थे तो एयर में ही वापस चली गई। तो इसी घटना को क्या करते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे ये एक अगर मान लेते हैं दीवार हो और इस पर हम क्या करें, यहाँ हवा में से हम क्या करें, इस पर हम बॉल फेंके तो बॉल क्या होगी, टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस चली आएगी। तो ये जो वापस चली आती है तो इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन, अब क्या होता है इसमें, ये जो आने वाली रे है, आने वाली रे और ये जाने वाली रे, तो यहाँ देखिए जिस बिंदु पर ये आकर के गिरती है तो उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इस आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, इसे बोलेंगे आपतित किरण। और ये जो जाने वाली किरण है इसका नाम होगा परावर्तित किरण।
तो ये हो गया परावर्तित किरण। यदि हम इस बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन पास करें और वो एकदम क्या हो, परपेंडिकुलर हो इस बिंदु पर, अभिलंब, इसका नाम होता है अभिलंब या फिर नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। और ये जब इस तरीके से गया इधर वाली लाइन, तो परावर्तित किरण हो गई। अब इसमें और आता है जैसे परावर्तक पृष्ठ, ये एम डैश हो गया, इसका नाम है, जिस पर प्रकाश क्या होती है, टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, आपतित किरण आने वाली किरण को बोलते हैं, और परावर्तित किरण टकराने के बाद जो किरण जाती है परावर्तित किरण हो गई। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत लाइन होती है या रेखा, उसे अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण यहाँ देखिए, अभिलंब और आपतित किरण, क्योंकि आपतन से बन रहा है, आपतन से बन रहा है, तो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा आई, इसे बोलेंगे आपतन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब से ही हम हमेशा एंगल को लेते हैं, तो अभिलंब से इधर का और ये इधर, तो ये हो जाएगा हमारा आर, जिसे बोलेंगे परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके नियम, परावर्तन के नियम होते हैं कि नियम हम समझेंगे। देखिए अब आगे हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास दो सरफेस है, एक सरफेस है खुरदुरा और एक है चिकना सरफेस। चिकना या स्मूथ पूरा रहना चाहिए एकदम। अब हमारे पास क्या है कि आपतित किरण सब आ रही है हमारे यहाँ। आपतित किरण ये है, आने वाली जो रे है इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आने वाली जो रे है सब के सब एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर सब के सब पैरेलल आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, और यहाँ से टकराने के बाद जब जा रही हैं तो यहाँ भी पैरेलल है। तो इसलिए क्या होता है, नियमित परावर्तन में पैरेलल आती हैं तो पैरेलल ही जाती हैं। ये यहाँ पर ये कंडीशन है। और ऐसे केस में अगर हम यहाँ से अगर देखें तो जितनी रे यहाँ आ रही है पूरी पूरी आँख में हमारे पहुँच रही हैं, तो ये जो सतह है ना बहुत चमकीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, चमकीला सतह हो जाएगा। जैसे कि कोई अगर व्हाइट बोर्ड हो या फिर कोई कांच हो और वो क्या हो, आर पार ना दिख रहा हो, अगर उस पर लाइट अगर पड़ेगी तो टकरा कर आँख पे आएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बहुत तेज शाइन करेगा, तो वो चमकेगा बहुत ज़्यादा। ऐसे बोर्ड भी कभी कभी क्या होते हैं, कोई पन्नी होती है उस पर लाइट टकराने के बाद पूरी आँख पर जब आती है तो क्या होता है, वो बहुत ही क्या होती है, वहाँ पे चमकीला सतह दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरे का पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अनियमित परावर्तन में, और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर हम खड़े रहेंगे तो उस सरफेस पे हम अपना प्रतिबिंब भी देख पाएंगे, उसमें इमेज भी दिखाई देगी इस केस में, क्योंकि पूरी पूरी लाइट हम परावर्तित हो जा रही है। लेकिन इस वाले केस में देखें तो ये क्या है, खुरदुरा सरफेस है, जैसे सड़क या मिट्टी इस तरीके से हो गया। तो मिट्टी या फिर सड़क है, तो अगर हम इस पर जो आने वाली किरण है, ये सब आने वाली किरण आपतित किरण है। अब क्या है, इस वाले सतह पर टकरा के इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई। अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास एकाक केवल दो इस तरीके से रे पहुंच रही हैं, तो ये जो सरफेस है उतना चमकीला नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आंख पर पहुंचने वाला जो रे है वो क्या है, आते समय तो पैरेलल है, समांतर है, ये सारी समांतर एक दूसरे के हैं, लेकिन जब जाते समय टकरा करके परावर्तित हो रही है तो कोई इधर चली जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सरफेस खुरदुरा है, तो खुरदुरा है तो इसमें जो है पूरा क्लियर ये चमकीला नहीं दिखाई देगा। और ये चमकीला किस वजह दिखाई देगा कि प्रकाश का पूरा पूरा जो प्रकाश है हमारी आंखों में पहुंच रहा है, इस वजह से ये होगा। ये दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अब हम आगे देखेंगे कि परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या पेपर में इससे प्रश्न हमेशा आता है, 2 नंबर में लिखने को आएगा, या तो ये लिखने को आएगा, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, आएगा जरूर, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। प्रथम नियम है क्या कि कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर ये मान लेते हैं ये हमारे पास कोई समतल दर्पण या कोई चिकना सतह है, जैसे ये बोर्ड अगर समझे तो प्लेन का मतलब यही होता है समतल, समतल यहाँ या तल हो ना, तो इसका मतलब यही है कि ये एक तल है। जब हम इस पर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो सब इसी पर आएंगे, एक तल में ही। तो यही देखिए आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, फिर कामा परावर्तित किरण, उसके बाद क्या है तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब। ये बोलिए फिर ये बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर इसके बाद बिंदु, तो आपतन बिंदु पर क्या डालेंगे, अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा जो नियम है कि आपतन कोण, यहाँ आपतन कोण होता है इनके बीच में, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण
के बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर, अगर ये 30 है तो ये भी 30, 40 40, 50 50, जितने डिग्री यहाँ बनेगा उतना डिग्री यहाँ बनेगा। ये एक समतल दर्पण होना चाहिए या कोई एक प्लेन होना चाहिए, बहुत यानी चिकना होना चाहिए, जिस पर ये पूरे अच्छे से वर्क करे, तो उस पर हम ड्रा करेंगे तो अच्छे समय ये बनेगा। तो हमें केवल नियम पूछेगा तो ये डायग्राम नहीं बनाना है, केवल नियम लिखना है। अगर हमसे पूछेगा कि परावर्तन क्या है, तो परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई आपतित किरण किसी चिकने सतह या समतल दर्पण पर टकराती है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो फिर ये पूरा लिख देना है। नियम में केवल ये लिख करके छोड़ देंगे बस, परावर्तन नियम ये 2 नंबर में मिलेगा। अब देखिए आगे कुछ इसमें है नियम, देखिए, यदि आपतित किरण दर्पण के लंबवत हो या फिर अभिलंब के संपाती हो। इसका क्या मतलब है कि ये दर्पण हो गया और ये हमने अभिलंब डाला है, तो अभिलंब है, तो अभिलंब जैसे अभिलंब डाला गया वैसे ही क्या है, आपतित किरण भी आ रही है। तो किसके, ये किससे लंबवत है, ये तो दर्पण के लंबवत आ रही है, लेकिन अभिलंब के संपाती, जैसे अभिलंब ऐसे खींचा गया तो उसी पर आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम एंगल निकालेंगे, एंगल आई और एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो नॉर्मल से यदि यहाँ से रे आते तो नॉर्मल से हम कुछ मेजरमेंट कर पाते, लेकिन ये तो उसी नॉर्मल पर ही है, तो नॉर्मल पर जब रहेगी तो ऐसे केस में ये एंगल का मान 0 हो जाएगा, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे। यदि आपतित किरण अभिलंब के लंबवत हो, अब ये अभिलंब है और इसके लंबवत ऐसे जब जा रही हो, या दर्पण के संपाती या फिर दर्पण के ऊपर से जा रही हो ऐसे, तो संपाती हो, तो इस तरीके से क्या होगा, हम अभिलंब से और ये नॉर्मल या फिर अभिलंब इससे और ये जो आपतित किरण है, इनके बीच अगर एंगल देखें तो 90 बन रहा है, तो ऐसे परावर्तन हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर 90 डिग्री। तो दोनों केस याद रखिए, दोनों में उसमें 0 और इसमें 90 डिग्री होती। अब देखिए आगे, यदि कोई प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण 40 अंश कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित तथा समतल पृष्ठ के बीच का कोण। तो इसको करने से पहले हमें परावर्तन का नियम पता है, तो उसी नियम से हमें लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये समतल दर्पण हो गया, और हम क्या करते हैं, ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु और ये हो गई परावर्तित किरण। इस पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। ये अभिलंब हो गया। यहाँ देखिए कह रहा है कि 40 कोण पर आपतित होती है, तो ये आपतित किरण है, तो इससे जो बनेगा इधर एंगल, तो ये हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण 40 हो गया, आई का मान, और ये तो 40 अंश पर आपतित होती है। और यदि कोई प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री पर आपतित होती है, अच्छा, समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो ये यहाँ से बनेगा। समतल पृष्ठ से बोला है, तो समतल पृष्ठ से हम अगर देखेंगे तो यहाँ से 40 डिग्री बनेगा, जिससे नाम बोलेगा वही समतल पृष्ठ पर, तो समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री बनाता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण तथा समतल, तो आपतन कोण निकालने के लिए हमें ये चाहिए। तो ये देखिए, अभिलंब का मतलब क्या होता है, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से इधर का एंगल 40 हो गया, 40 हो गया, तो बचा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारे पास ये आई है, आई निकल जाएगा, 90 माइनस 40 कर देंगे, तो आपतन कोण हमारे पास आएगा, आपतन कोण, तो आपतन कोण बराबर हम करेंगे 90 डिग्री माइनस 40, तो आएगा 50 डिग्री। ये हो गया। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण भी उतना हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर 50 डिग्री। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है कि परावर्तित तथा समतल पृष्ठ के बीच, ये तो परावर्तित किरण हो गई और ये समतल, तो इनके बीच का कोण कितना है। तो यहाँ देखिए, ये तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 50, तो इधर भी तो 90 होगा, तो 90 है इधर पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 50 ऊपर हो गया, तो ये नीचे कितना होगा, 40 ही होगा। या फिर जितना इधर आपतन कोण पृष्ठ से बनाएगा उतना इधर भी कौन बनाएगा, परावर्तित किरण उतना ही बनाएगा, 40 डिग्री ही बनाएगा। तो परावर्तित तथा समतल पृष्ठ के बीच कोण बराबर 90 माइनस एंगल आर, तो इसको कर देंगे 90 माइनस 50,
आ जाएगा कितना 40 डिग्री। ये आ गया हमारे पास आंसर। यदि इसी प्रश्न में अगर ये यहाँ पर ये चेंज कर देता, समतल पृष्ठ ना बोल करके इसी में अगर यदि बोल देता अभिलंब, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से अभिलंब से 40 अंश कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब से 40 कोण बोल दिया तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से बनाना पड़ेगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा। जब समतल से बोला था तो ऐसे लिए थे, अभिलंब से जब बोलेगा तो अभिलंब हमें क्या करना है, अभिलंब से बनाना है, तो अभिलंब को लेकर के बनाना है। ये हो जाएगा, आई का मान हमारे पास आ जाएगा कितना 40 डिग्री, परावर्तन इधर होगा तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, आर भी। इस यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर जो होंगे 40-40 डिग्री तब आते हैं जब अभिलंब से बोले। और यहीं पर लिखा होता समतल पृष्ठ से तो नीचे से बनने लगेगा, तो 90 में से तब घटाकर आई निकलेगा। और इस केस में जो यहाँ का पृष्ठ का जो यहाँ से एंगल आएगा आपतन कोण का या परावर्तन कोण का, ये 50 और ये भी 50 आएगा। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं इस पर कि यदि हमारे पास इस तरीके से दो मिरर हो, यदि हम समझे कि ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण वही जो कि एकदम प्लेन होता है, जो घरों में हम क्या करते हैं चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी एक मिरर है और एक बी सी मिरर है, दो मिरर आपस में ये 90 डिग्री यहाँ बनाते हुए ऐसे रख दिए गए हैं। अब क्या है, यदि हम इस पर क्या करें, ऐसे एक कोई हम मान लेते हैं रे यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पास कराते थे, आपतित किरण हो गई। अब क्या होगा, यदि हम इस पर कोई अभिलंब डाल दें तो ये एन हो जाएगा, एन। अब क्या होगी, ये जिस एंगल से यहाँ आई है उसी एंगल से आर परावर्तित होगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आपतित किरण है, जब यहाँ आएगी थी तो परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरण। लेकिन इस मिरर के लिए क्या कौन सा काम करेगी, इस मिरर पे तो आ रही है तो इस मिरर के लिए आपतित हो जाएगी, ये आपतित किरण बनेगी। और फिर इस बिंदु पर हम अभिलंब डाल देंगे, यानी डैश मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम परावर्तित कर देंगे, परावर्तित किरण। अब देखिए ये जो लाइन है एकदम इस तरीके से जा रही है क्योंकि अभिलंब है, तो जब अभिलंब है और ये क्या होगी, ये लाइन आपस में पैरेलल ही होंगी, क्योंकि ये 90 ये भी 90 होगा, दोनों 90 बनाएंगे, 90-90 बनेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसको डी मान लें, तो ये DN और BC पूरी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल नीचे का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इस वाले मिरर पर जो आई होगा उसका मान बताइए क्या होगा, आई और आर। इस वाले मिरर के लिए यहाँ पे 90 हो जाएगा पूरा, 90 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 60। अगर ये आई का मान यहाँ पे 60 है तो आर का भी मान 60 होगा, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि सेकंड नियम, जितना एंगल आई होता है उतना ही आर होता है। और यहाँ जब सरफेस का पूछेगा परावर्तन और सरफेस से, तो 30 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर तो 30 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर आई का मान बदल गया, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे केस में ये दोनों लाइन समांतर भी हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, तो लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। हो सकता है पूछ ले कि इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एक डायरेक्शन इधर रहेगी तो दूसरी की डायरेक्शन उधर रहेगी, दोनों लाइन जो पैरेलल हो गई हैं। ये एक प्रश्न है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यदि हम यहाँ देखें प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है कि यदि ऐसे हमारे पास अगर समतल दर्पण हो, तो यदि हम इसके पहले क्या देखे थे कि आपतित किरण ये है, किसी आपतित किरण किसी आपतन बिंदु पर जब पड़ेगी तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ बनेगा। अब क्या करें, यदि इसी लाइट को हम इधर से पास करें, जिधर परावर्तित हो रहा है अब उल्टा कर दें, यहाँ से पास करें तो क्या होता है, जब हम यहाँ से करेंगे तो सेम क्या होती है, जिस मार्ग से वो आई थी, जिस मार्ग से आते समय ये मार्ग है और जाते समय ये मार्ग है, तो अगर इसी मार्ग से उल्टा कर दें, यहाँ से हम डालें लाइट को इधर से, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगी आपतित किरण, और ये उसी मार्ग से ही होकर जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, और ये हो जाएगी यहाँ परावर्तित किरण। ये आपतित किरण ये वाली एरो और ये जाने वाली, इधर से ये आपतित किरण बनेगी और ये जा रही है तो परावर्तित किरण। सेम वही रास्ते पे अगर हम क्या कर देते हैं, लाइट को रिवर्स कर दें, इधर से डालें उल्टा करके, तो ये अब आपतित किरण बनेगी और ये एंगल भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता।
जब क्या करते हैं हम आपतित किरण को परावर्तित किरण की जगह और परावर्तित किरण को जो है आपतित किरण की जगह पर हम स्थान दे देते हैं, तो क्योंकि लाइट इधर से जब डालेंगे तभी स्थान बदलेगा, उसका नाम होगा। तो इसे बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ऐसे केस में ना तो एंगल चेंज होगा ना कुछ चेंज होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? देखिए, बिंब को बोलते हैं वस्तु, प्रतिबिंब को बोलते हैं जो फोटो होती है। तो किसी भी, जैसे कि दर्पण है, तो दर्पण में हम जब देखते हैं तो उसमें हमारी एक फोटो बनती है, तो वो कैसी फोटो होती है, वो बनने का कारण कैसे बनता कैसे, उसको हम देखेंगे। जैसे कि यदि एक किरण ये हो और दूसरी किरण ये हो, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वहीं पर एक बिंदु बनेगा, यहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगी या फोटो बनेगी। तो इस प्रतिबिंब को दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये वास्तविक होगा या तो ये आभासी होगा। वास्तविक आभासी हम समझेंगे, अभी पहले देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। वस्तु के किसी बिंदु से, तो कोई एक बिंदु हो, एक मान लेते हैं वस्तु है, और वस्तु के बिंदु यहां से कोई एक रे गई और एक रे ऐसे गई, इस तरीके से। तो ये दोनों रे अगर जाकर के आपस में कहीं मिल जाए, ठीक है ना, तो वही है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन हो। परावर्तन में क्या होता है कि ये इसमें क्या होगा, इस बोर्ड पर परावर्तन होगा, लेकिन ये बोर्ड अगर कांच का बना हो, पूरा आर पार हो, तो इसमें परावर्तन, लाइट जब आर पार निकल जाए तो उसे बोलते हैं परावर्तन, अपवर्तन, और जब टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इसे बोलते हैं परावर्तन। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु यानी जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों कंडीशन हो सकती है, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो बिंदु मिलेगा ना, तो यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब मिलेगा। ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जब कोई वस्तु या किस से वही बिंदु, तो जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, तो जो बिंदु है कहाँ चलेगा, वो एक वस्तु होगा वहीं चलेगा। तो यहाँ बिंदु का मतलब है वस्तु से चलने से, बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, ये पहला बिंदु हुआ, तो दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु, ये जो बिंदु है, को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ कंसेप्ट फिर से समझिए। जब किसी बिंदु से चलेगी कोई किरण, तो जा करके किसी एक बिंदु पर वास्तव में कोई दूसरा बिंदु होगा, वहाँ वास्तव में ये दोनों आपस में मिलती हैं किरणें, तो वहीं पर क्या बनता है, वास्तव जरूर होना चाहिए। वास्तव में जब मिलेंगी तभी वास्तव मिलती हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। और ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जो फोटो है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये साथ में उल्टा होता है, ये प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, सीधा नहीं मिलता, हमें उल्टा मिलता है। और यहाँ आभासी में क्या है कि जब किसी वस्तु से चलेगी जब किरण ना, तो यहाँ में वास्तव में नहीं, परावर्तन के पश्चात ये जो बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलेगी वो प्रतीत होगा, हमें कैसा होगा, वो मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे ऐसा लगेगा वो मिल रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती, तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी फोटो हम दीवार या पर्दे पर कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, जो फोटो बनती है वो सीधा बनती है, जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब, उसमें उल्टा बनता है। उल्टे वाले को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और सीधे वाला जो होता है आभासी होता है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये होती कंडीशन। जैसे कि मिरर होता है, घर का दर्पण होता है, तो उसमें हम फोटो देखते हैं, तो हमारी फोटो जो उसमें दिख रही है मिरर में, क्या वो हमारा दीवार पे दिख पाएगा, उसका वो नहीं दिख पाएगा। लेकिन वहीं पर हम अगर ले लेते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण से हम उसकी फोटो दीवार पर भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे दर्पण के बारे में। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, जिसमें दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और हो जाता है कन्वेक्स मिरर। ये जो होता है एक प्लेन मिरर से बनाया जाता है। एक कांच होगा एकदम प्लेन सीधा, और उसके एक तरफ क्या की जाती है, पेंट किया जाता है, कलई कर देते हैं। तो कलई करते हैं, और ये कलई होता किसका है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसका हम क्या करते हैं, इसकी सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर पीछे, तो इस पर क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर देते हैं। तो और ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से एक तरफ क्या हो जाता है, पूरा पूरा पेंट हो जाता है। तो क्या होता है, वो पूरा
रिफ्लेक्ट करेगा एक तरफ, पूरा परावर्तित कर देता है। ऐसे यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग करेंगे, यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर देते हैं। तो जब एक तरफ हम पेंट कर देते हैं तो बन जाता है मिरर। तो मिरर भी ये अगर प्लेन वाले को करते हैं तो ये कहलाता है समतल दर्पण। और जब हम इसको करते हैं, इसमें जब कोई खोखला गोला से, जैसे इस तरीके से कोई गोला हो कांच का, तो कांच के खोखले गोले को अगर हम काट दें तो कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग जो हम उससे अगर कोई दर्पण बनाते हैं तो वो अवतल गोली दर्पण कहलाता है। तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। और इनसे जो अलग अलग हम बनाते हैं अवतल दर्पण, तो किसी से उत्तल दर्पण। केवल पेंट का हेर फेर रहता है। अगर पेंट हम क्या कर देते हैं, बाहरी तरफ कर देते हैं, तो ये बाहर का पेंट हो गया तो इधर से चेहरा दिखेगा नहीं। जब अंदर की तरफ से दिखता है तो अ से अंदर, अ से अवतल। तो अंदर की तरफ से जब देखेंगे तो अवतल दर्पण, जैसे चम्मच होता है, चम्मच के अंदर ही अंदर भाग से देखेंगे तो अवतल दर्पण का काम करता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब अंदर का पेंट कर दें और बाहर की तरफ से देखें, उभरे हुए भाग से, उभरा हुआ इस तरीके से, तो ऊपर से जब देखेंगे तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसे तो देखिए यहाँ पर हम, ये हो गया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसके बाहरी सरफेस पे हम क्या करते हैं, कलई या पेंट कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो अंदर की तरफ से दिखाई देता है। जब अंदर की तरफ से हम करेंगे, बाहर की तरफ से दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ ऊ से उभरा हुआ है सतह, उभरा हुआ होता है तो उत्तल दर्पण, जिससे उभरे हुए सतह से हम देखते हैं। अ से अंदर, तो ये हो गया, अ से अवतल भी बनता है, तो अंदर की तरफ से जब देखा जाता है चेहरा तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ हम देखते हैं इसके गुण, देखते हैं समतल दर्पण से क्या क्या गुण है इनके। इससे जो प्रतिबिंब, इमेज या प्रतिबिंब सीधा हमेशा बनेगा। अगर वस्तु ऐसे सीधा है तो इसमें प्रतिबिंब भी क्या ऐसा बनेगा, है हमेशा, ये याद रखिए, हमेशा सीधा बनेगा। अगर ये सीधा है तो सीधा ही बनेगा एकदम। दर्पण के, अगर ये दर्पण के आगे रखा है वस्तु तो दर्पण से वस्तु पीछे की तरफ, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये वस्तु हो गया और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा बनेगा, ध्यान रखिए। वस्तु का आकार, यदि वस्तु मान लेते हैं 5 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर का बनेगा, दोनों हाइट में सेम होंगे। अगर ये 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का होगा। तीसरा पॉइंट, वस्तु की ऊंचाई यदि h हो, कह रहा कि यदि जितनी भी ऊंचा हो तो वस्तु की ऊंचाई h हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, नहीं ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ये अब देखिए, यहाँ देखिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें, यदि पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी वस्तु का, पूरा अगर फोटो हमें देखना है दर्पण में समतल में, तो क्या करेंगे कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के लंबाई यदि हम जैसे मान लेते हैं हमारा हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट अगर है तो 5 फीट का हम मिरर नहीं लेंगे। हमें जो मिरर चाहिए अपनी लंबाई का आधा चाहिए, यानी कि 2.5 फीट का हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मिरर लेना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पर है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का आधा क्या लेना चाहिए, मिरर लेंगे, तो हमें पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। अब दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी इतनी, यहाँ से, क्योंकि वस्तु कितनी दूर खड़ा है, आप मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण से इतनी दूरी पे हम 2 मीटर पे खड़े हो गए। तो जब 2 मीटर पे अब खड़े हो गए तो जो प्रतिबिंब इसमें दिखेगा, जो फोटो दिखेगा, वो भी दर्पण के पीछे 2 मीटर पीछे दिखेगा। तो यही लिखा गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यदि 2 मीटर इधर से दूर है तो दर्पण से ये भी 2 ही मीटर दूर होगा पीछे। यदि यहाँ पर कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु दौड़ते हुए, कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, अगर उसका वेग भी है तो जो उसमें हमें फोटो दिखाई देगा दौड़ते हुए उस व्यक्ति का या उस वस्तु का, तो उसका वेग डबल हो जाएगा, हमें डबल दिखाई देगा। यहाँ से अगर 10 मीटर की पर सेकंड से दौड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड से, तो जो हमें मिरर में उसकी इमेज दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। देखिए पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन क्या है। जो हम मिरर के सामने या दर्पण के सामने, जो घर का मिरर है या शीशा, उसके सामने अगर हम खड़े होते हैं चेहरा देखने, तो उसमें क्या होता है, यदि हम ऐसे खड़े हैं तो क्या होगा, यदि हम दाहिना हाथ उसके सामने मिरर में देखें तो दाहिना हाथ देखेंगे तो उसमें बायां हाथ प्रतीत होगा, और जब बाएं हाथ को देखेंगे तो दायां हाथ प्रतीत होगा। तो ये क्या होता है, ये साइड बदल जाती है। इस साइड बदलने की जो घटना है इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। यदि हम यहाँ देखें कोई लेटर अगर लिख दें ABC, तो यहाँ देखिए जैसे कि ये क्या है, ये अगर इसकी बात करें C, सबसे मिरर के पास है तो मिरर के पास ही ये दिखेगा, और जो दूर है ये देखिए इसका ये जो है B इस तरीके से बना है, तो मिरर में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, A इस तरीके दिखाई देगा। तो यही रीजन होता है, इसी को जब पलट जाता है इसका साइड, तो इससे बोलते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। बाएं का दायां और दाएं के बाएं साइड हो जाता है तो पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। कुछ नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है।
और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। तो इसको हम ये जो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और आवर्धन क्षमता है हम आगे समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद कर लेना, ये कभी कभी 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण उपयोग जो होता है हमारा पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप और चेहरा देखने में होता है। ये पेरिस्कोप की बात अगर करें तो जैसे इस तरीके से सबमरीन, समुद्र के अंदर यदि हमें कोई चीज देखना हो कि समुद्र के अंदर रह करके और बाहर समुद्र के सरफेस पे अगर हमें देखना भी कौन आ रहा है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर यहाँ पर से कोई देख रहा है। अब क्या होगा, उसे बाहर देखना है कि समुद्र की सतह से कोई जहाज आ रही है या क्या हो रहा है, कोई दुश्मन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री पर एक मिरर लगा दिया जाता है समतल, और यहाँ पर एकदम पैरेलल वो भी 45 डिग्री पे यहाँ पर भी लगाया जाता है। यहाँ पर दोनों मिरर लगा दिए जाते हैं। इधर से कोई अगर यहाँ कोई अगर बाहर से सरफेस यानी पानी की सतह से कोई जहाज ऊपर से आ रहा होगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा सीधा, और यहाँ रिफ्लेक्ट होगा सीधा तो यहाँ आएगा, फिर ये डायरेक्ट आँख पर आ जाएगा। तो हम ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन यानी जहाज या कोई दुश्मन जो है, हम अंदर पानी के रह करके सबमरीन के अंदर या पानी के अंदर कुछ भी हो, ऐसे हम देख सकते हैं। ये पेरिस्कोप के माध्यम से पनडुब्बी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ देखिए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, इस तरीके से कोई बॉक्स रहेगा, इसके अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी कांच डाल दिया जाता है और एक तरफ से फिर लाइट से उसमें अंदर देखने पे बहुत रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है। ये कैलिडोस्कोप। चेहरा देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में। एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो होते हैं। अवतल दर्पण की क्या पहचान है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये अंदर की तरफ से दबा होता है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ है जहां से परावर्तन होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये देखिए रे ऐसे आ रही है, यहाँ टकरा के इधर चली गई। तो जिस दर्पण का सतह यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ से होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, जिस दर्पण का सतह उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए उभरे हुए भाग से ऊपरी वाले भाग से टकरा करके ये इधर परावर्तित हो रहा है। और यहाँ हम देखें, अब इनके कुछ पॉइंट होते हैं इनमें, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, ये गोला है, गोलीय दर्पण है, इस तरीके से गोलीय दर्पण है, तो इसका कोई एक केंद्र होगा, तो इसे सी बोलेंगे। इस केंद्र को यहाँ पर नाम दिया जाता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र किसी भी गोली दर्पण का जो केंद्र होता है वहीं दर्पण का भी केंद्र होता है। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ दूसरी पॉइंट हो गया पी। ये पी दिख रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये इस तरीके से हमारे पास एक बनेगा कि नहीं, इस तरीके से एक मिरर बन जाएगा। यहाँ पेंट कर और इनको क्या करें ऐसे हम ड्रा करें, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट पी। तो जो पी है इसे ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का, ये अवतल दर्पण या कोई उत्तल दर्पण जो भी हो, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हुआ जिसको पोल इंग्लिश में कहते हैं। अब आगे हम देखें तो ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र और किसको, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये मुख्य फोकस के बारे में। तो मुख्य फोकस क्या है, पहले मुख्य फोकस को हम रहने देते हैं, पहले वक्रता त्रिज्या को देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र और ये हमारे पास है ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ऐसे यहाँ भी होता है, यहाँ का जो वक्रता केंद्र होता है इस साइड होगा, क्योंकि इसको गोला बनाएंगे तो इधर बनेगा और इसका गोला बनाएंगे तो इधर से बनेगा, तो इसका सेंटर इधर होता है, इसका फोकस ये होता है। अब देखिए ये जो एफ पॉइंट है इसे बोलते हैं, एफ को कैपिटल एफ की बात हो रही है, इस कैपिटल एफ में ये होती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ये दूरी जो है ना इसके ठीक आधे पर ही वे फोकस होता है, एकदम ठीक आधे पर। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस अगर 10 है तो यहाँ एकदम 5 पर ही फोकस मिलेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जो भी हो 10 मीटर है तो यहाँ बीच में 5 मीटर पे ही फोकस इसका मिलेगा। अब इस फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी, मुख्य फोकस की परिभाषा यह है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के यदि समांतर, यहाँ देखिए यदि
ये हम मान लें ये P है, ये F है और ये C। तो मुख्य अभी F नहीं, अब देखिए हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, यही लाइन थी, ये लाइन जो है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के यदि समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन, तो दर्पण से परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो यहाँ पर परावर्तन हुआ, इसका इधर परावर्तन हुआ, परावर्तन। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर यहाँ मिलती हैं उससे क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा ये दर्पण का मुख्य फोकस। फिर से डिफिनेशन सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का परावर्तन कहते हैं। अब ये ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर होगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास P, यहाँ हो जाएगा, अभी F निकालेंगे, अभी ये C हो गया। अब इसका देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा कैपिटल F बनेगा, मुख्य फोकस। ऐसे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन हुई। और इसको हम क्या करेंगे, ये यहीं से परावर्तित हो जाती है क्योंकि उधर पेंट है, तो इसको हम आभास करते हैं केवल, तो ये आभास होता है इधर, इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस हो गया, तो अब आता है फोकस दूरी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इस फोकस से P तक की दूरी को स्मॉल f से लिखा गया है, ऐसे यहाँ से P से कैपिटल F की दूरी को स्मॉल f। अब ये फोकस दूरी क्या है, तो ध्रुव से कहाँ तक की दूरी फोकस, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, यहाँ ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी कहलाती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ त्रिज्या r जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे सब पॉइंट हो गए, इनके बाद हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनने का निरूपण हम देखेंगे। तो कुछ इसके रूल होंगे, उस रूल को हम समझते हैं कि कैसे हम प्रतिबिंब बनाने के लिए अलग अलग किरण का इस्तेमाल करेंगे या आरेख हम लेंगे, किरण आरेख बनाएंगे कैसे, तो उनके कुछ रूल नियम जान लेते हैं, तब उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। प्रथम नियम है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर, यदि कोई किरण दर्पण है, अवतल दर्पण का पहले समझते हैं, वो उत्तल दर्पण का। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उससे क्या बोलते हैं, उससे फोकस करते हैं। तो प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ये पहला नियम, फोकस से होकर जाती है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन तो इधर ही हो जाएगा, तो परावर्तन के पश्चात ये ऐसा लगेगा ना कि सामने जब खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ये फोकस से ये लाइन आ रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो जाके ये फोकस पे मिलेगा। अगर हम मिरर के सामने ऐसे खड़े रहेंगे तो फोकस ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ अगर कोई देखेगा ना तो ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, ये ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से टकरा के इधर ही से घूम गया, ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। तो इसी वजह से इसको करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ मुख्य फोकस से होकर जाती है, वहां मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम इसी का अपोजिट कर देते हैं। यदि हम पैरेलल डाले थे तो अब क्या करेंगे, हम इस फोकस से हम लाइन को पास कराते हैं। अगर इस फोकस से ऐसे पास कराएं, ये रे फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, अब मुख्य फोकस से डालेंगे, अगर हम इस पर डाल दें फोकस पे तो उत्क्रमणीयता का नियम भी तो फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हम अगर फोकस से डाल रहे हैं तो ये समांतर हो जानी चाहिए, क्योंकि फोकस से जब जाएगा तो समांतर ऐसे हो जाना चाहिए। जब इस तरीके से डालेंगे तो तिरछा यानी कि फोकस से होकर आएगा। तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के परावर्तन के जब होगा, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें, की ओर बोलेंगे तो मुख्य फोकस की ओर, ये डॉट लाइन इधर रहेगी, मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें। डॉट लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि इधर क्या होता है, इधर
पेंट होता है और पीछे कोई इमेज हम बनती नहीं है, लेकिन मानते हैं कि पीछे ही बनती है, ये माना जाता है। इस वजह से डॉट लाइन बनाई जाती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए तृतीय नियम, जब हम क्या करें, इस सेंटर वक्रता केंद्र से जब पास कराते हैं, तो वक्रता केंद्र से होकर जब जाती है किरण, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और यहाँ वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाती हैं। यहाँ है वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये हुआ 3 इसके रूल हैं। एक रूल और होता है चौथा, वो ज्यादा नहीं यूज होता है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। चतुर्थ नियम, इसमें क्या है, यदि हम यहाँ पोल, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, यदि कोई किरण यदि ध्रुव से टकराएगी, तो ध्रुव पर आएगी तो वो फिर क्या होगी, परावर्तित। एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पर हम उत्तल दर्पण में अगर देखें पी एफ और सी, यहाँ पर जब ध्रुव से टकराएगी तो ये फिर परावर्तित हो जाएगी। यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, वो बराबर होगा। अब देखिए कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना हम सीखते हैं। अब यहाँ पर स्थिति फर्स्ट है, जब हम अवतल दर्पण, पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। किससे, अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के कम से कम इसमें हम 6 स्थिति पढ़ेंगे। तो 6 स्थिति को हम देखते हैं। तो 6 स्थिति, ठीक है, हाँ 6 स्थिति इसमें है टोटल। हम देखते हैं कैसे 6 स्थिति। सबसे पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। हम अनंत पर इस वस्तु को जब रख देते हैं तो ये कैसे, यानी कि इसको हम देखेंगे कि कैसे काम करेगा, कि यह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अनंत पर रख दिए, ये मान लेते हैं ए है, ये वस्तु बी है। अब क्या करेंगे, अनंत से तो यहाँ कुछ डॉट लाइन बना देंगे कि अनंत से ये लाइन आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर पर लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हम पढ़े हैं। ऐसे ही यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब ये देखिए, ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, ये एफ पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पे जो दोनों किरणें कट करेंगी, जहां पे 2 किरणें कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब, ये वस्तु है, यहाँ पर ये अनंत पर क्या है, वस्तु, और ये जो है यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हो गई, ये वस्तु की स्थिति हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि ये इसका कि वस्तु की स्थिति अनंत पर और प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे मुख्य फोकस, या फिर हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ। अब वस्तु तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब एकदम पॉइंट बन गया है, एकदम छोटा सा बिंदु। तो अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा, इसको बोल सकते हैं वस्तु से अत्यंत छोटा, या फिर दूसरा बोल सकते हैं बिंदु के आकार का, एकदम बिंदु जैसा बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब जिधर हम वस्तु रखते हैं, यदि दर्पण के उसी साइड, जिस साइड वस्तु है उसी साइड अगर प्रतिबिंब भी बने, तो ये क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ मिलता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और साथ में उल्टा होता है। हमने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो उल्टी इमेज बनाता है। जैसे कि अगर ये एरो इस तरीके से है तो प्रतिबिंब जो है इस तरीके का बन जाएगा, अपोजिट। तो ये हो गया। अब दूसरे वाले को हम देखते हैं, दूसरी स्थिति का क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से जो है अवतल दर्पण का दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। तो ये वक्रता केंद्र है, इसके पीछे वस्तु रख दें, मान लेते हैं यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, या इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत है,
और ये वक्रता केंद्र है, इनके बीच बोले तब पर भी बात वही है। या फिर दूसरी भाषा ये बोल सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के क्या हो, वक्रता केंद्र ये है, इसके पीछे रखी हो इधर। अब इसका देखिए कैसे बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो एक ये हो गया, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी हमें पता है कि वक्रता केंद्र से भी पास कर सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से देखिए, वक्रता केंद्र से होकर के जब जाएगी किरण तो फिर वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दूसरे हो गए। ये दोनों देखिए यहाँ कट कर रही हैं, तो ये कट करेंगे तो यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से नीचे एरो बनाएंगे और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो ये ए और ये बी हो गया। ए वाला पॉइंट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ए डैश बनेगा, और यहाँ ऊपर वाला तो यही है, बी वाला तो यहीं पर है, तो बी डैश बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु हो गई, ये हो गया क्या, प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण सी के पीछे, मतलब कि सी मतलब क्या है, वक्रता केंद्र है, तो सी के पीछे हुआ। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, वो यहाँ देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है, कहीं भी बन सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन इसके बीच में ही रहेगी इधर उधर। तो सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच, ये हुआ प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरे यहाँ पर आते हैं, प्रतिबिंब का आकार, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा बनेगा, मतलब कि उसकी आकार वस्तु के आकार से कैसा होगा। तो वस्तु का आकार तो देखिए इतना बड़ा है, और ये जो प्रतिबिंब का आकार छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। वहां पर पहले वाले में अत्यंत छोटा बिंदु जैसा बनता था, लेकिन यहाँ पर वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा दिखेगा ये प्रतिबिंब। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, ये वास्तविक उल्टा, क्योंकि उल्टा बन रहा है और वास्तविक भी होगा, ये चीज पर्दे पे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम थर्ड स्थिति पे आते हैं। अब देखिए ये थर्ड स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अभी अनंत पर था, वस्तु के पीछे रखे थे, अरे सी के पीछे। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम इसी पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसे बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यहाँ रखेंगे तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ये पहला हो गया, ये हो गई मुख्य अक्ष से होकर जाती है। और दूसरा देखिए, यदि ये फोकस से पास करें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, जब परावर्तन होगा तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब होकर जाएगी तो यहाँ पर हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, यहाँ पर ये एरो इस तरीके से मुख्य अक्ष से, तो ये इधर निकल जाएगी। और ये देखिए, ये वाले जब बनाए थे तो ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो ये फोकस से जा रही थी। और ये दोनों जहां आपस में कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो ए, ये बी, और नीचे ए डैश, इसको इधर बना दीजिए सी को, और ये बी डैश हो जाएगा। तो ऊपर वस्तु हो गया और नीचे प्रतिबिंब हो गया। अगर हम बात करें तो देखिए, जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब है। एकदम सही से थोड़ा बनाएंगे एकदम आएगा, ये लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए, और ये इस तरीके से गए थे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए, जब फोकस से होकर जाएगी तब देखिए, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अब यहाँ पर ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश होगा और ये बी डैश। अब क्या होगा, ये वस्तु ऊपर हो जाएगी और ये प्रतिबिंब हो गया। स्थिति क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगी। ये वस्तु के बराबर बनेगा, इसका आकार वस्तु के बराबर, न छोटा न बड़ा। अगर वस्तु 5 मीटर की है तो 5 मीटर का उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो पूछता है कि अवतल दर्पण की एक ऐसी स्थिति बताइए कि जब हम वस्तु कहाँ रख दें कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही बने। तो ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन है वक्रता केंद्र की, ये बहुत बार आया है प्रश्न में। अब देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, अभी सी पर पड़े थे तो सी पर तो उसी पर बनाया था, अब क्या सी और एफ के बीच में रख देते हैं। अगर यहाँ देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें,
परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये इस तरीके से निकल जाएगी। अब एक यहाँ से पास कराते हैं, अगर ये हम यहाँ से पास कराए मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए ये सी के बाद बना, यानी कि सी के पीछे बना, तो सी के पीछे बना, अगर यहाँ क्या स्थिति देखें तो ए बी, और यहाँ आ जाएगा ए ऊपर लिखे बी नीचे, ए बी, यहाँ ए डैश हो गया, यहाँ बी डैश। अगर हम देखेंगे तो सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो बीच में रख रहा है, तो ये भी बीच में किसी का बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। तो सी का जब जिक्र आएगा तो अगर सी बोले तो सी पर ही बनेगा, अगर सी तथा एफ के बीच में बोल दे, क्या बोल दे, सी तथा एफ के बीच में क्या हो, वस्तु हो, सी तथा एफ के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा कि वस्तु की जो प्रतिबिंब स्थिति होगी ना, उसमें से पक्का सी रहेगा। अगर सी एक बार आ गया नाम में तो प्रतिबिंब की स्थिति में भी सी आएगा। तो सी के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, सी के पीछे, या फिर ये बोल सकते हैं सी तथा अनंत के बीच बनेगा, सी तथा, क्योंकि इधर अनंत है तो अनंत तथा सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच, ये हो गया। और आकार की बात करें तो इस बार वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ा होने लगा, तो वस्तु से बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। देखिए जब सी के पहले इधर थे तो दो कंडीशन में वो छोटा बना था आकार प्रतिबिंब का, लेकिन जैसे ही सी पे खड़े हो गए तो बराबर प्रतिबिंब और उसकी लंबाई दोनों बराबर हो गई। सी के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनना चालू हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब, फोटो बड़ी होनी चालू हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो मुख्य फोकस पे जब रहेगी यहाँ पर, तो मुख्य फोकस पे जब वस्तु है तो यहाँ से जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये गई। अब दूसरी क्या होती है, यहाँ से हम पास करते हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जब पास करेंगे तो इस तरीके से, पहले ये क्या होगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टकराएगी। अब क्या होगा, ये मुख्य फोकस से, अरे वो मुख्य केंद्र जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी, वक्रता केंद्र से ऐसे सीधे निकल जाएगी। पहले देखिए ध्यान से, यहाँ से रे पहले एक ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी, अब एक रे इस तरीके से बनाएंगे, फिर से देखिए कैसे बनाया गया, एक यहाँ से जाएगी इस तरीके से दर्पण से टकराएगी, जो कि किसके सीधे में जाएगी, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से क्या होगी, फिर ये वापस उसी मार्ग में वापस लौट आएगी इस तरीके से, उसमें टकरा करके एकदम सीधे में। अब क्या होगा, ये दोनों रे पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ये पीछे कहीं नहीं मिलेंगी। जब ये समांतर हैं दोनों एक दूसरे के, तो समांतर किरणें कहीं मिलती ही नहीं है। जब नहीं मिलती हैं तो हम मान लेते हैं इन्हें कहाँ मिलेंगे, ये अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, इनको हम मान लेते हैं ये अनंत पर मिलेंगी। ये ए है, ये बी है, ये ए डैश, ये बी डैश, इसको अनंत हम मान लेंगे कि अनंत पर। ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, कहीं मुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मुड़ जाएगी तो कटने लगेगी आपस में। और ये जैसे गई है एकदम सीधा बनाइएगा पैरेलल एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति तो मुख्य फोकस पर एफ पर, और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे कहाँ बन रही है, अनंत पर बनेगी। और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वास्तविक में उल्टा ही होगा, ठीक है। इसके पिछले वाले में हमने वास्तविक उल्टा नहीं बोला, तो वहाँ सब जगह वास्तविक उल्टा ही बनेगा। यहाँ तक 5 स्थितियों में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ इस कंडीशन में सबसे बड़ा बनता है वस्तु से। अब देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ये मुख्य फोकस है कैपिटल एफ और ये ध्रुव पी, इनके बीच में रख दें तो देखिए एक लेंगे कि वस्तु जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हो गया मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर जब जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, तो ये क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से आ रही है इस तरीके से। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और आगे, तो क्या होंगी, ये दोनों फैल जाएंगी और एक दूसरे से कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो ये तो यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये समांतर नहीं है, ये फैलती हुई चली जाएंगी और कहीं मिलेंगी नहीं। अगर समांतर, इसके पहले वाला समांतर था तो समांतर को माना जाता है कि अनंत पर मिलती हैं, वो तो अनंत, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कहीं कट करेंगी दोनों। ये देखिए ये वाली लाइन जाएगी ऐसे सीधा, पीछे बढ़ाने पर ये इसको बढ़ाइए,
और ये इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं कट होगा एक दूसरे से, और जहाँ मिलेगा वहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये ए और बी, ए डैश बी डैश। अगर देखेंगे तो यहाँ सीधा है, इधर भी सीधा बन रहा है, और लेकिन आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु जो कि स्थिति है पी तथा एफ के बीच में बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, और आकार जो होगा वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा, वस्तु से बड़ा है, और यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति मिलती है जिसमें आभासी और सीधा होता है। इसलिए अवतल दर्पण से दो प्रकार के प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। एक तो आभासी, जब पांचवी कंडीशन रहे और वस्तु को ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब यही मिलेगा, और इस कंडीशन में वस्तु सीधी दिखाई देगी। बाकी जो 5 स्थितियां थी एफ और एफ के इसके बीच में, सी के पीछे और अनंत पर, ये सब वाले सब में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, और उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। उनके जो प्रतिबिंब है हम उस पर दीवार पर या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए सबका एक में ही देख लेते हैं 6 स्थितियां जो पड़े थे। पहली कंडीशन क्या थी? जब इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट अनंत पर हो, तो वस्तु का जो इमेज है कहाँ बनेगा? इस फोकस में बनेगा, यहाँ पर पॉइंट जैसा, एकदम पॉइंट जैसा बनेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। यहाँ पर ये वस्तु है और ये क्या हो गई? इमेज हो गई। इधर 1 1 लिखेंगे तो पहले का यहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और एकदम आकार जो होगा बिंदु के आकार का होगा। अब आगे अगर बात करें, अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें? इसके बीच में रख दें, यहाँ पर वस्तु जो यही है, यही वस्तु को बीच में रखें, वस्तु उतनी ही बड़ी रहेगी, वस्तु को छोटा बड़ा नहीं करना, उतना ही वस्तु रखिए जितना बड़ा यहाँ पे है। यहाँ रखेंगे तो सी के पीछे है तो ये सी के इधर आगे बनेगा और इनके बीच में बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? ये छोटा बनेगा। ये सेकेंड पोजीशन हो गई। ये दूसरा अगर सी के पीछे रहेंगे तो सी का नाम हटेगा नहीं, सी का आएगा, सी के तब इधर बाद में बनेगा आगे, सी तथा एफ के बीच। इसमें भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और ये वस्तु से छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब हम आ जाते हैं सी पर। जब इस पर आ जाएंगे सी पर, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन को ऐसे लिखिए, यहाँ थी 1, ये 2। अब जब यहाँ पर आएंगे तीसरी कंडीशन में, तो यहीं पर बनेगा और यहीं पे बनेगा और बराबर बनेगा, एकदम बराबर साइज में, सी कंडीशन पे। ये 3 हो गया। और वास्तविक उल्टा यहाँ भी बनता है, जब वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब हम चलते हैं यहाँ सी तथा एफ के बीच में। जब सी तथा एफ के बीच में वस्तु हो तो ये चौथी कंडीशन हो गई। तो अब क्या होगा? सी तथा एफ के बीच में बनेगा तो ये सी का नाम यहाँ आ रहा है, सी तथा एफ के, तो सी इधर भी नाम आएगा, सी और अनंत के इधर बीच बनने लगेगा। और ये क्या बनेगा ऐसी कंडीशन में? ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु इतना बड़ा है तो इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हो गई चौथी कंडीशन। यहाँ पर भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम आएंगे इस वाले पे, एफ वाले पर। ये पांचवी कंडीशन हो गई। पांचवी वाली कंडीशन में क्या होता है कि जब हम फोकस पे रखेंगे, जब फोकस पे रखते हैं तो ये अनंत पर बनता है, तो अनंत ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ये हो गया। ये भी वास्तविक में उल्टा बनता है। एक कंडीशन और बची ये वाली, जो कि पी तथा एफ के बीच में वस्तु छठवां। ऐसी कंडीशन जो होती है ये इधर आ जाती है, वस्तु के पीछे, और वस्तु से ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये 6 हो गया। अब फिर से हम देखते हैं, ऊपर सारी वस्तुएं हैं और यहाँ पर ये प्रतिबिंब है। 5 प्रतिबिंब तो इधर ही मिलते हैं और एक प्रतिबिंब इधर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम अनंत पर रखते हैं वस्तु तो वो चली जाती है कहाँ पर? जब देखिए यहाँ पे रहेगी तो वो फोकस पे बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब अनंत पर रह गया, अनंत पे वस्तु, तो मुख्य फोकस पे बनती है। अब जरा पांचवें वाली कंडीशन देखिएगा, वस्तु को फोकस पे रखे हैं तो बन कहाँ रहा है? अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब। तो मतलब कि हम 2 स्थिति एक साथ हम कर पा रहे हैं। एक वस्तु जब अनंत पे रहेगा तो बनेगा 5 पर, मतलब कि ये बनेगा मुख्य फोकस पर। यदि वस्तु को ही फोकस पे रख दे तो प्रतिबिंब भी बन जाता है कहाँ पे? अनंत पर। तो दोनों कंडीशन हो जाती है, उल्टा भी हो रहा है। अब यहाँ देखिए दूसरे वाली कंडीशन की बात करते हैं हम। ये सी के पीछे रखा गया है या फिर सी तथा अनंत के बीच रखा गया है, तो दूसरी कंडीशन देखिए कहाँ बन रही है? तो ये सी को छोड़ता नहीं है, सी का अगर नाम आ गया तो सी को पकड़ा रहेगा, तो सी के बाद या फिर सी तथा एफ के बीच में ही बनेगा ये, और वस्तु से छोटा ही बनेगा। अभी भी छोटा है, दो कंडीशन अभी छोटी ही है। अब आगे देखिए,
अब हम आते हैं, अब इसका भी अपोजिट देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी तथा एफ के बीच में एक वस्तु रखी गई है ये, तो ये बनना इसके बीच में भी चाहिए, तो देखिए बन भी रहा है। सी तथा अनंत के बीच में यहाँ बन रहा है ये चौथा, ये वाला। तो ये एक ये वाला मिला, अनंत पे रखे फोकस पे मिला, और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे मिलता है प्रतिबिंब। एक कंडीशन ये वाली। दूसरी वाली, अगर सी के पीछे रखें तो सी तथा एफ के बीच में छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यही वस्तु जब सी के बीच में, सी तथा एफ के बीच में आ जाती है तो सी के पीछे और बड़ा, या सी तथा अनंत के बीच में बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। ये भी कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर जब ये तीसरे वाले पॉइंट यानी कि सी पर ही रख दे, सी वाले कंडीशन में क्या होती है कि रखते हैं तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रतिबिंब उसी के बराबर बनने लगता है वस्तु के, ये सेम हाइट की बनेगी और उसी पॉइंट पे बनेगी, सी पर ही बनेगा, इधर उधर नहीं। यही एक कंडीशन, एक कॉमन कंडीशन होती है कि जो कि यहीं भी बनता है और कहीं नहीं बनता। उसके बाद आगे हम बढ़े तो ये वाला तो हो ही गया कि 4 पे रखेंगे जब सी तथा एफ के बीच में, तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट अभी बताए हैं, और एफ वाला अभी देखा है कि एफ पे रहेगा तो इन्फिनिट भी बनेगा। और ये वाला एफ तथा पी के बीच में अगर रख दें वस्तु को, तो ये वाला जो कंडीशन है ये इधर चला जाता है, बाहर निकल के वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऐसी जो कंडीशन होती है आभासी और सीधी बनती है, उसको डॉट लाइन से बनाते हैं हम। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल द्वारा प्रतिबिंब के जो केस होते हैं वो इसमें 2 होते हैं, और अवतल दर्पण में हमने देखा था 6 होते हैं। इसमें 2 कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो देखिए जब वस्तु को अनंत पर रख दें, तो ये एक वस्तु हो गया, हमने इसको अनंत पे रख दिया। जब वस्तु अनंत पर हो तो ये अनंत पर रख देंगे तो क्या होगा, फिर इसके बाद यहाँ से चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन होगा तो इधर चले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये इस तरीके से होगा, आती हुई इसमें प्रतीत होती हैं, जबकि जब अवतल दर्पण होता है तो उसमें मुख्य फोकस से जाती हुई मुख्य फोकस से जाती हैं और इसमें आती हुई प्रतीत होती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे क्या होंगे, कट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ देखिए इस तरीके से जाएगी पैरेलल, और ये क्या हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, और ये इधर जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ये क्या हो जाती है, इसमें फैल जाती हैं। और जब हम इसको पीछे करेंगे तो ये क्या होंगी, ये जाकर के एफ पर क्या करते हैं, दूसरे को काटती हैं। तो जहाँ कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति अनंत पर हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस पर और दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार जो है कैसा होता है, या तो बिंदु के आकार का जैसा होगा, या अत्यंत लिख सकते हैं वस्तु से अत्यंत छोटा। जब दर्पण के पीछे बनता है तो हमें पता है वो आभासी और सीधा बनता है, तो लिखेंगे आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, तो उसकी प्रकृति। अब दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और किसके, पी के बीच में रख दें, इसके इधर कहीं बीच में, तब उसकी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पी है और मान लेते हैं अनंत के बीच में हमने एक रखा, ये भी एक वस्तु रख करके अब देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा इस तरीके से। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ प्रतीत होती है। तो हम पीछे बढ़ाएंगे इसको और यहाँ से लगेगा कि आ रही है। और एक रे कहाँ से हम पास करेंगे, इसके सेंटर से, मतलब वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये हुआ, और यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। ये ए डैश हुआ और ये क्या हुआ, बी डैश, तो यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसके ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, पी तथा एफ के बीच में बन रहा है, तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे अनंत तथा पी के बीच में इसकी वस्तु की स्थिति हुई। प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है पी तथा एफ के बीच में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु इतना बड़ा है और इससे छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे लिखते हैं आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। अब देखिए आगे अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग हम समझते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, और इसका नाम अपसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण किस लिए कहते हैं, अगर ये इस दर्पण के सामने यदि हम क्या करें, अगर लाइट अगर आए ऐसे पैरेलल अगर आती है लाइट,
तो प्रकाश की किरणें जब क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो जब परावर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जितनी भी सब के सब आएंगी ना, सब मुख्य फोकस से जाएंगी। सब के सब कहाँ जाएंगी? इस तरीके से आएंगी पैरेलल, तो मुख्य फोकस से। ये आएगी तो इस तरीके से पैरेलल, तो ये भी मुख्य फोकस से। ये क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे जाकर के सबके सब क्या होती है, मिलती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अभिसारी, क्योंकि ये क्या करते हैं, मोड़ देती है। सभी किरणों को जब पैरेलल आती है तो एक पॉइंट पे मोड़ देती है। और यहाँ देखिए अपसारी में क्या होता है, अपसारी में होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या होती है, यहीं से इधर हो जाती है, मुड़ जाती हैं। और ये क्या होती है, फैल जाती हैं। तो ये जब फैलती हैं, देखिए ये ऐसे आएगी तो ये इस तरीके से फैल गई, और ये इस तरीके से आई तो ये फैल गई। तो इसमें क्या होता है, फैलाव हो जाता है, सबके सब फैल जाती हैं, लेकिन पीछे जाकर के वहीं पे मिलेंगी फोकस पर। तो इनमें क्या होता है, फैल जाती हैं सभी सभी किरणें परावर्तन के पश्चात, इसलिए अपसारी। और ये क्या होती हैं, ये मिल जाती है, तो इसलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं। इनका नाम इस पर रखा गया है। अब देखिए इनके उपयोग में, गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है। जो गाड़ी का आगे का हेडलाइट होता है उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, जो सैलून होते हैं उनमें अगर देखेंगे जाकर के, तो वहां पर जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम सामने जब बैठेंगे तो वो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना उसमें बनता है। अब यहाँ देखिए सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट जैसे हो गया, कुकर होते हैं सोलर वाले खाना पकाने में, उनमें भी ये इसका यूज होता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट, ठीक है, जो लाइट होती है रात में हम जो लाइट यूज करते हैं उनके जो आगे लगा होता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। लेजर लाइट में भी इसी का यूज होता है। आंख का डॉक्टर या फिर दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर या नली के डॉक्टर, आंख आंख वाले डॉक्टर भी इसका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दांत दांत के भी और कान के भी। या नली के डॉक्टर, जैसे कि कोई अंदर देखना हो, मुख के अंदर नली में डाल करके उसमें भी कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण। ENT, ईयर नोज थ्रोट, यही है ना, आंख दांत और कान। ये आंख आंख वाले और नोज नाक के लिए भी होता है, और टीथ थ्रोट माने गले के लिए भी इनका यूज किया जाता है, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए परावर्तक दूरबीन, और जो दूरबीन होती है उसमें भी परावर्तक दूरबीन में उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ये था अवतल दर्पण के उपयोग। और इसमें हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग में। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये रोड जो होता है, रोड या गलियों में ऊपर लगा होता है ना लैंप जो, तो उसमें क्या होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर यही लगा होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि ये क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। मोटरसाइकिल में अगर हम देखें, उसके जो हेडलाइट होती है, कार होती है, तो उनके जो जो होती है रे एकदम सामने जाती हैं, वो फैलाती नहीं है। लेकिन जो रोड या गलियों में या घरों में जैसे कि वो बल्ब लगे होते हैं तो फैल जाते हैं चारों तरफ। तो वही है कि गलियों में जो लगे होते हैं तो फैल कर चारों तरफ रोशनी देते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। गाड़ी में पश्च दृश्य देखने में, जो गाड़ी होता है या व्हीकल होता है तो उसके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या कोई व्यक्ति खड़ा है किधर है पीछे, जब देखने के लिए यूज किया, उसमें भी लगा होता है कौन सा, हम उस गाड़ियों में भी लगा होता है उत्तल दर्पण। बाइक में देखेंगे तो बाइक में भी लगा होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इन सब में भी यूज होता है। पीछे के लिए देखने के लिए कि पीछे कोई, यानी कि हमें गाड़ी को ले जाना है, आगे करना है, इस वजह से उसमें भी यूज होता है। तो ये हो गया इसमें रोड पर गाड़ियों में परावर्तक लैंप में, जो उसमें गलियों में और रोडों पे जो होता है उसमें जो बल्ब लगे होते हैं उसमें यही दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ियों में जो होता है पश्च दृश्य को देखने में, गाड़ी में हमें पीछे के साइड में अगर कुछ देखना है तो उसमें क्या होता है, उस मिरर से ही हम देख लेते हैं, तो उसमें यूज होता है। इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है कि इसमें हमेशा क्या होता है, अगर कोई वस्तु इतनी बड़ी है तो ये छोटी वस्तु होती है, यानी कि छोटे में ही दिखाती है और सब बहुत ज्यादा एरिया कवर करके, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का यूज हम क्यों उसमें करते हैं, व्हीकल में या गाड़ियों में। क्योंकि देखिए ये अगर हम देखें इसका, अगर ये मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, तो ये देखिए ये कितने एरिया कवर करेगा, यहाँ तक केवल दिखाएगा, और ये इस अपने सामने यहाँ तक केवल दिखा पाएगा, क्योंकि इसका जो द्वारक है बस इतना ही है, बस यहाँ। और लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ये इस तरीके से मुड़ा होता है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ा है। तो जब इधर का करेंगे तो ये एरिया और ये एरिया, तो अपना जो होता है एरिया ये क्या करता है, बहुत ज्यादा दिखाता है। इसमें क्या होता है, ये केवल सामने का ही दिखा पाता अपने, और ये इधर मुड़ने की वजह से इधर का भी दिखा पाता है, इधर का, इसलिए इसका यूज करते हैं। और ये क्या करता है, छोटे में ही छोटे में ही सबको दिखा देता है, काफी ज्यादा एरिया को, और ये एरिया को ज्यादा नहीं दिखा पाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अगर ये दूर का दिखाएगा तो उल्टा भी दिखाएगा प्रतिबिंब, और ये जबकि दूर का दिखाएगा चाहे पास का दिखाए हमेशा सीधा ही दिखाता है, इसमें ये अंतर है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं।
गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, हम इसको देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। तो क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने इनका क्या किया कि पता करने के लिए किधर हम प्रतिबिंब बनेगा, किधर वस्तु को रखना है, वस्तु जब रखा जाएगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हुआ, बहुत इधर भी रख करके हम कर सकते हैं, उधर भी रख करके कर सकते हैं, बस इसका ये वाला जो परावर्तक तल है इधर रहेगा तो इधर वस्तु को रखना पड़ेगा, अगर इसी को उधर घुमा दे तो उधर वस्तु को रखना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो सब कंफ्यूजन होता कि किधर हमें दूरियां प्लस लेनी है किधर माइनस लेनी है, इसलिए क्या बनाया गया कि हमेशा वस्तु आप बाएं तरफ रखिए और मिरर का जो ये है फेस देखने वाला भी इधर ही रहना चाहिए, बाएं की ओर होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ चिन्ह परिपाटी है जो कि नियम है इनके कुछ और याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम इनके न्यूमेरिकल प्रश्न लगा पाएंगे। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, पी को हमेशा मूल बिंदु मानना है। जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पर ये क्या होता है, सेंटर होता है, तो यहाँ पे ओरिजिन होता है मूल बिंदु ओ, तो वैसे ही यहाँ पर पी को हम ओरिजिन मानेंगे या मूल बिंदु मानेंगे। बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। बिंब या वस्तु कहाँ रखेंगे, हमेशा दर्पण की इस साइड, बाएं साइड। और दर्पण पर बिंब से बाईं ओर, बाईं ये बायां है तो बाईं ओर से इधर डाला जाएगा, क्या बाईं ओर से ही हमेशा क्या होगा, किरण को आपतित किया जाएगा। ये आपतित किरण इधर किधर से आ रही है, बाईं ओर से आ रही है। अब देखिए अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये वाली लाइन है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अगर हमें इस तरीके से ऐसे या इधर जाना हो तो P से ही डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट करेंगे तो इधर बाईं साइड आएंगे तो ये वस्तु की डिस्टेंस आएगी। और इधर अगर जैसे मान लेते प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो इधर नापेंगे तो क्या होगा, इधर मेजरमेंट करेंगे तो इधर की दूरियां दाईं ओर नापेंगे। प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है तो इधर की दूरियां तो माइनस में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु से तो हो गया। अच्छा, ये मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से जब दाईं ओर इधर जब मेजरमेंट करेंगे नापेंगे तो उसको प्लस में नापेंगे, और बाईं ओर इधर जब मेजरमेंट करेंगे तो इधर की दूरियां माइनस में नापेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत, अब यदि मुख्य अक्ष है ऊपर अगर नापना हो तो प्लस और नीचे की तरफ अगर नापना हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब इनके हम फार्मूला देखेंगे, दर्पण सूत्र या फिर आवर्धन भी देखना है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन कट गया है नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट याद करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f क्या है, f ध्यान से सुनिए, f का मान, ये f क्या है, स्मॉल f है, कैपिटल F जो होता है वो तो मुख्य फोकस होता है। स्मॉल f क्या है, स्मॉल f जो है ये इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको कहते हैं फोकस दूरी। और जो स्मॉल u है इसको बोलते हैं क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और जो स्मॉल भी है इसे कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये होती है। इसका ये नाम ध्यान रखिए कि ये फोकस दूरी। अब इसको हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये P है, यहाँ F है, यहाँ C है और यहाँ वस्तु कोई रखी है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ P से अगर यहाँ के डिस्टेंस को मेजरमेंट करें तो U बराबर ये निकलेगा हमारे, जैसे मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु को रखे हैं, तो U अब समझ में आया कि P से वस्तु की दूरी जो U बताता है, और ये इधर बाएं साइड में है तो माइनस में नापेंगे तो U हो गया। अब देखिए ये तो U हो गया। अब हम अगर V की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ से जो P से दूरी है वो हमारी इसको V को बताएगा, तो V मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है -15। अगर -15 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, P से इधर की दूरी जो है ये प्रतिबिंब की दूरी V -15 हो गया। अब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी जो है मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस जो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। वो कुछ भी होगा वो अभी हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे। आवर्धन पर आते हैं। आवर्धन क्या है कि वस्तु कितना गुना वस्तु से बनता है, यही क्या कहलाता है, ये आवर्धन कहलाता है। तो वस्तु से तुलना की जाएगी, तो जिससे तुलना होगा वो नीचे रखेंगे और जो बनेगा प्रतिबिंब बनना है ऊपर रखेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे, इसी का रेशियो या अनुपात कहलाता है आवर्धन, जिसे m से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम I/O भी लिख सकते हैं, अगर I/O नहीं तो कहीं कहीं HI/HO भी लिखा होता है, तो ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ I/O लिखे हैं, तो यहाँ देखिए m बराबर I/O या HI/HO, तो एक ही लिखिए चाहे जो लिखिए। m बराबर I/O बराबर -V/O भी V/U भी होता है, -V/U। तो यहाँ ये दोनों फार्मूले याद रखिए, m बराबर I/U बराबर -V/U। इसमें क्या होगा,
तो हम जब जरूरत पड़ेगी आई ओ में हाइट निकालने की और आवर्धन दिया होगा तो इनका यूज करेंगे। अगर ये नहीं दिया है हाइट, दूरियां दी हैं यू भी और एम दिया है, तो इनमें से कोई पूछेगा तो इन दोनों का यूज करेंगे। और यहाँ पर कुछ बात ध्यान रखिए, एम का मान यदि माइनस में आता है, यदि एम का मान माइनस में आता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये देखिए यम का मान यदि माइनस में आएगा तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब वो वास्तविक में उल्टा बनेगा। जैसे यहाँ पे सपोज करिए हमारा ये हाइट है 5 और ये हाइट बना नीचे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस सेंट, और नीचे मान लेते हैं ये बन रहा है कितना, ऊपर का हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और नीचे का मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये जो है ये आई का मान है और ये किसका मान है, ऑब्जेक्ट हाइट का मान। तो एम बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, आई बटे ओ, तो -2/4 हो जाएगा, काटेंगे तो -1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये माइनस में आ रहा था। माइनस आने का मतलब ये होता है यम का मान कि वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बने। अब प्लस की बात करते हैं। अगर प्लस की बात करेंगे तो देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये वस्तु अगर यहाँ पे हो, यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा सी। वस्तु अगर यहाँ हो तो क्या होगा, इमेज इधर बनती है। तो अगर सपोज करिए जैसे कि यहाँ पर ये 2 है, +2 इधर बनेगा पीछे साइड, तो ये मान लेते हैं +4। तो ये एम बराबर ये वस्तु है तो वस्तु आई बाई ओ होता है ना, तो हो गया आई ये होगा क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो 4, और ये क्या है, ये हो जाएगी हमारी वस्तु की, तो हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो ये प्लस में आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं पी तथा एफ के बीच में जब होती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है और सीधा बनता है। तो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ऊपर की तरफ दूरियां नापेंगे तो प्लस होगी और ये प्लस में आएगा। तो ऐसे जो हमें एम का मान मिलेगा तो हम एम के मान से ही बता देंगे। अगर प्लस में मिला है तो बोलेंगे काल्पनिक या आभासी, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यदि एम का मान माइनस में आता है तो उसको बोलना है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। ये एम की वैल्यू बहुत पूछता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए एम बराबर यदि 1 आ जाए किसी कारणवश से, क्यों, एम बराबर 1 आने का कारण क्या है, जैसे हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर +2 सेंटीमीटर है तो सी पर ही अपोजिट बनता है, तो ये -2 बन जाएगा नीचे की ओर बनेगा ना, तो नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे एम बराबर -2/2, आई ये है ओ ऊपर है तो कट जाएगा तो आएगा -1। तो जो -1 या फिर ये बराबर हो गया ना, जो बराबर हो जाते हैं, यम का मान जब एक के बराबर हो जाए तो कट करके क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों हाइट बराबर हो गई। ऐसे केस में क्या होता है, वो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समान आकार का 1 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समान आकार का, जब दोनों की हाइट समान हो जाए। यम यम का मान कहता है कि यदि 1 से बड़ा हो, यम का मान यदि 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया बीच में, ये 2 सेंटीमीटर का था, ये इधर आ गया +4, तो यहाँ जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वस्तु प्रतिबिंब हो गया 4, एम बराबर निकालेंगे, प्रतिबिंब की हाइट 4 है, ऊपर ये कितना है, ये 2 है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, हमें केवल वैल्यू से मतलब है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस माइनस ये बताएगा कि वास्तविक उल्टा या काल्पनिक आभासी, इस तरीके से बताएगा, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस माइनस नहीं देखना है। प्लस माइनस क्योंकि अभी हम उसको डिवाइड किया था तो -1 आया था, तो -1 तो बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन 1 क्या बताएगा, केवल 1 की बात करेंगे तो 1 बताएगा कि वो समान आकार का बनेगा प्रतिबिंब के बराबर। अब यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस यहाँ पर 2 आ रहा है तो 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से जैसे ही बड़ा आएगा तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि प्रतिबिंब का आकार भी बड़ा बनेगा, एम का मान बड़ा होने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और यदि यही क्या हो जाए, यही हम क्या कर दें, वस्तु को यहाँ रख दें, जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं और ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है 2, तो प्रतिबिंब नीचे वाला तो प्रतिबिंब हो गया 2, ऊपर वाली क्या हो गई, हाइट ये हो गई। तो एम बराबर जब हम इसको निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 ये तो 1 से छोटा हो रहा है, तो 1 से जब छोटा होगा तो ऐसे केस में हमारी जो यहाँ पर इमेज बनेगी ये बड़ी हो, ये तो वस्तु है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटे आकार का बनेगा। तो ये ध्यान रखिए, यम बराबर जब 1 होगा तो समान आकार का, यम यदि 1 से बड़ा हो गया तो बड़े आकार का प्रतिबिंब, यदि यम की वैल्यू छोटी हो जाती है तो छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में खास करके ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा जो यम का मान आता है वो 1 से कम आता है। क्यों 1 से कम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जब वस्तु हम रखते हैं तो यहाँ एफ और यहाँ सी होता है, तो वस्तु हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनती है और सीधी बनती है, तो वस्तु से हमेशा छोटा और सीधा बनता है, इसीलिए एम का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा ही आता है। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब जैसे ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण में अगर देखें पी से
सेंटर यानी वक्रता केंद्र से बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये r हो गया। अब ये मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ऐसे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यहाँ से P से C तक और P से F तक फोकस दूरी। इसमें जो रिलेशन होता है ध्यान सुनिएगा, r बराबर 2f होता है। मतलब ये क्या है, r बराबर 2f, P से जितना F की दूरी होगी उतना F से C की भी दूरी होती है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों अगर जोड़ दें तो ये तो पूरा r है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2f नहीं हो जाएगा, तो r बराबर 2f ये होता है। लेकिन केवल फोकस दूरी पूछे तो P से F तक जो होती है r की आधी होती है, तो फोकस दूरी निकालेंगे f, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो r/2 हो जाएगा। प्रश्न समझते हैं, जैसे कहते हैं कि यदि हमसे कहे कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है r बराबर हमें दिया है, अवतल दर्पण बोल दिया, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है अगर वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कि हम +10 नहीं लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का जो सेंटर होता है इधर होता है, तो वक्रता त्रिज्या इधर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया r बराबर -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा हो कि f का मान ज्ञात कीजिए, तो f का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जब त्रिज्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक तो फोकस तो इसका आधा ही होता है, तो फोकस आधा होता है, तो P से, यहाँ P है, P से R F तक की दूरी को स्मॉल f बोलेंगे, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम f बराबर फार्मूले से अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, R का मान कितना है -10 और बटे 2, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो -5 सेंटीमीटर इसकी फोकस, क्योंकि ये माइनस सही आ रहा है क्योंकि इधर डिस्टेंस है। ऐसे ही हमें उत्तल दर्पण के लिए कह सकता है, तो उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण की हमें पूछ ले कि r बराबर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर दिया हो, तो हमसे पूछे f, तो 20 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा f, क्योंकि आधे पर ही तो मुख्य फोकस होता है, तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाती है, तो r/2 कर देंगे, आ जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर। ये प्लस में आएगा क्योंकि उस साइड इसका, देखिए इसका इधर होता है, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, ये हो गया। यदि इसी में हमसे इस तरीके से कर दे, यदि f दिया हो, f दे दिया कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए f का मान दे दिया, हमें कह रहा है कि f का मान जो है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर लिखेंगे, लेकिन इसका जो है इसकी फोकस होती है अवतल दर्पण की बाएं साइड, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। अब इसमें हमसे पूछे r का मान, तो यहाँ से यहाँ तक तो f होता है, f का मान इतना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डबल करिए तो 15 का डबल हो जाएगा, कितना 1.5 का हो जाएगा, 15 दूना 30 तो 3 होगा मीटर। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला 2f होता है बराबर, तो यहाँ पे 2 इंटू f का मान रख देंगे -1.5, तो हो जाएगा 15 दूना 30 मीटर, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर बोल दे कि दर्पण, उत्तल दर्पण हो, तो उत्तल दर्पण में हमसे पूछते f का मान हमें दे दे 1.25 मीटर, तो अगर f का मान 1.25 मीटर दिया है तो ये प्लस में इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा चाहिए डबल करना पड़ेगा, 2f हो जाएगा, 2 गुणे 1.25, 5 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 2 कम 2 हो जाएगा, हमारे पास इतना मीटर आ जाएगा 2.50। तो r का मान ये आ जाएगा। तो आप तो निकाल लेंगे आराम से, इसमें इस तरीके से 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, और ये अगर रिलेशन पूछे तो ये फार्मूला लिख दीजिएगा, f बराबर 2f या f बराबर r/2, ये दोनों होते हैं। ठीक है, आगे कोई प्रश्न हम देखेंगे। देखिए हम प्रश्न देखते हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया व्हीकल या फिर कोई गाड़ी, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, तो एक व्हीकल या गाड़ी है उसके अंदर क्या लगा है, एक उसके साइड में एक उत्तल दर्पण लगा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या हमें दिया है 3 मीटर। ये 3.00 मतलब 0 हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन, या दिया है, क्योंकि हमें बोर्ड में नंबर पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सही से लिखना पड़ेगा। गिवन का नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद फार्मूले का नंबर, फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबका अलग अलग उसका नंबर दिया जाता है, स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या है, उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दिया है, और इसकी वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है ऐसे होता है, तो इसकी जो फोकस होती है इधर, और सी भी इधर हमेशा प्लस में ये सब रहेंगे, तो r जो होगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r का मान हमेशा प्लस में होगा, तो प्लस कितना होगा
प्लस 3 मीटर। अब इसके बाद कहता है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो, तो बस जो होगी इसके सामने रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर होगी तभी तो दिखेगा, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिसमें देखा जाएगा वो तो सामने होगा, तो बस यहाँ है। तो वस्तु की दूरी, ध्यान रखिएगा, हमें वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा प्लस में होती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। तो इसलिए वस्तु की दूरी जो हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगी हमारी u बराबर माइनस में कितना होगा, -5 मीटर। तो u हमेशा किसी भी दर्पण में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हर जगह u माइनस में ही लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा तो बाएं साइड रखा जाता है। अब इसके बाद देखिए, यदि एक बस इस दर्पण की दूरी पर रखा हो तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो बनने का मतलब दूरी उसकी, तो दूरी उसकी फाइंड करनी है। अब हम इसकी दूरी अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा इधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो प्लस में ही आएगा, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन कितना आएगा ये निकालना पड़ेगा, प्रकृति इसकी निकालनी है। ठीक है, ऐसा यानी कि प्रकृति है वास्तविक, उल्टा या आभासी, तो प्रकृति इसका तो हम वैसे ही बता सकते हैं। क्या है प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होगी हमें पता है कि आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि एक ही इसमें कंडीशन ही होती है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है साइज, ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख देंगे फाइंड करना। फाइंड का मतलब है कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये हो गया। तो भी का मान और हमें प्रकृति और साइज, तो साइज का मतलब है आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार तो ओ होता है, तो ओ का ओ हम तभी निकाल पाएंगे जब हम उनमें से हमें क्या दिया हो, अरे इमेज, इमेज या प्रतिबिंब की हाइट तभी निकाल पाएंगे जब हमें ओ दिया हो, तो वो तो दिया ही नहीं है, तो आई निकलेगा नहीं। तो इसलिए अगर ये नहीं निकलेगा तो हम उसका एम निकाल देंगे, साइज से मतलब यहाँ एम से हो जाएगा, तब उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ एम पूछेगा, तो अब से अगर एक का लंबाई दिया होता किसी का तो हम निकाल लेते तो साइज, लेकिन यहाँ पर तो साइज निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी हाइट किसी उसकी हाइट देना चाहिए था, हाइट नहीं दिया, तो इसलिए हम एम निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला लिखेंगे, अब लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, ऐसे आपको भी स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है। अब इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f का मान कितना है, अगर देखिए r हमारा 3 है, r का मान 3 है, तो f कितना हो जाएगा, 3/2 आधा हो जाएगा, तो मतलब हम लिख सकते हैं 1.5 हो जाएगा ये हमारा मीटर, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर रखें तो f का मान हमारे पास हो जाएगा 1.5 मीटर, और ये किस में होगा, ये हमारा प्लस में होगा, क्योंकि अगर इधर से इधर रेडियस इतनी है, r त्रिज्या वगैरह त्रिज्या, तो इसकी फोकस दूरी भी इतनी होगी, फोकस दूरी इधर ही होगी, तो ये भी प्लस में आएगा। अब हम v का मान लिखेंगे, v का मान तो पता ही नहीं है, तो v ऐसे ही रख देंगे, प्लस u का मान, -5 है, -5 मीटर हो गया। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका, 1.5 बराबर 1/v प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ -1/5 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे तब हम प्लस क्यों लिखेंगे, लेकिन प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसको 1/5 को इधर भेज देंगे, और ये जो है 1/v को इधर रख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 इधर हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ये आएगा 1/v। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1.5 है, तो इस 1.5 को हम क्या कर देते हैं, या फिर हम इसको डेसिमल में ना कर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से 3/2 है ना, इसको ऐसा करते हैं हम 3/2 ही लिख देते हैं। डेसिमल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा उसी में। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो ये पलट देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/3, ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, आ जाएगा 3 5 का एलसीएम 15, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 और 5 में 2 का 5 गुना 10, 5 का 3 में 5 या 15, और ये हो जाएगा 1, तो 5 या 15, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 1/v। फिर सॉल्व करेंगे, और 10 3 13 हो जाएगा, और ये 13/15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। हमें देखिए 1/v नहीं निकालना है, हमें निकालना है केवल v, तो v निकालने के लिए इनको भी पलट देंगे, इधर भी पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा। तो देखिए हम इसको v/1 लिख सकते हैं, इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 15/13 हो जाएगा,
और क्या है, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता किसी के, तो v का मान आ गया 15 कितना हो गया, 15/13, ये आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर 15/13.5 मीटर आएगा, ये प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब जो वस्तु जो बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के इतना मीटर क्या बनेगा पीछे, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, 1.15 मीटर। ऐसे ही हम निकालते हैं। अब क्या करते हैं, हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो m बराबर जब हमें पता है I/O, तो दिया ही नहीं है इसमें से कोई I या O तो दिया ही नहीं, तो जब नहीं दिया है तो हम इसका यूज भी नहीं करेंगे। तो हम करते हैं कि इसका -v/u, क्योंकि m बराबर हम फार्मूला जानते हैं I/O बराबर -v/u। इसका तब यूज होगा जब किसी का एक हाइट गिवन हो, तो किसी का हाइट तो गिवन नहीं है, इसलिए इसको हटाएंगे, हम इसको देखेंगे। जब इनका करेंगे तो हो जाएगा m बराबर अब देखना v का मान कितना है, अभी अभी आया 1.15 मीटर, ये मीटर है। और यहाँ देखिए u जो है, u कितना है, u का मान हमारे पास है -5, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। पूछिएगा कि आवर्धन का क्या मात्रक होता है, तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.23, तो m का मान इतना हो गया। इसका मतलब ये बताता है कि वस्तु जो है, वस्तु यहाँ पर m का मान 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वस्तु से कितना गुना बनेगा, इतना गुना बड़ा बनेगा। ये वस्तु जो है इतना गुना वस्तु का बनेगा, तो उसमें जितना भी वस्तु की हाइट होगी उसमें इतने से गुना कर देंगे, तो वही होगी क्या, वही उसकी इमेज होगी, इमेज की हाइट हो जाएगी। तो ध्यान रखें, यहाँ हमने सब निकाल दिया भी। फिर प्रकृति, अच्छा प्रकृति के बारे में लिख लेते हैं। प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे लिखते हैं प्रकृति। इसकी प्रकृति होगी कैसी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी और सीधा बनेगी उत्तल दर्पण में। साइज तो निकलेगा नहीं, उसका आवर्धन ही निकाल पाएंगे, तो ये वस्तु से कितना गुना, 0.23 गुना बनेगा। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है दर्पण कौन सा है। दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि P हो गया, F हो गया और C हो गया। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का, साइज मतलब ये 4 सेंटीमीटर साइज से मतलब क्या है, जब साइज दिया सेंटीमीटर बोला मतलब ये कोई लंबाई होगी, तो लंबाई किसकी है, साइज यहाँ लिखा ना, साइज का बिंब, यहाँ बिंब की है, तो ये पूरा लाइन पढ़ने पर साइज का बिंब, ये 4 सेंटीमीटर किसका है, बिंब मतलब वस्तु। तो वस्तु का जो है साइज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब हम वस्तु का जो साइज होता है हम उसे लिखते हैं, तो वो बराबर है कितना, 4.4 सेंटीमीटर, केवल 4 सेंटीमीटर लिखिए, 4 सेंटीमीटर हो गया। किसी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर क्या है, इसके आगे देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो 15 सेंटीमीटर क्या होगी, फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी, अवतल। अवतल की जो फोकस दूरी होती है इस साइड होती है, तो माइनस में लिखेंगे, तो एफ बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, ये 25 सेंटीमीटर क्या है, दूरी है। तो दूरी किसकी है, यहाँ बात किसकी हुई थी, बिंब यानी वस्तु की, तो वस्तु की दूरी की बात हो रही है। तो वस्तु की दूरी कितने दूरी पर रखा गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह बराबर -15 हो गया, ठीक। अब वस्तु कितने दूरी पर रखा है, 25, तो u जो हो जाएगा इधर ही रखा जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं पहले से कि u का मान हमेशा हमेशा माइनस में ही होता है, ये हो गया। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, तो पर्दा का मतलब है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर होना चाहिए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो इसका मतलब कि हमें भी पता करना है, तो ज्ञात क्या करना है, या फाइंड करना है, तो हमें भी फाइंड करना है और प्रतिबिंब की प्रकृति पता करनी है। और देखिए साइज, साइज बोल रहा है तो साइज हमारा यहाँ निकल जाएगा। साइज क्या निकलेगा, मतलब कि एक तो हमें दे दिया ना, ओ का मान दिया है, तो आई हम निकाल पाएंगे आराम से, ये निकाल पाएंगे। अब जरा यहाँ पर हम हल करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पहले समझते हैं कि हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो एफ हो गया। फार्मूला क्या होता है, सूत्र लिखें अगर, तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर हमें एफ चाहिए, भी चाहिए, यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर एफ का मान दिया है 15, और यहाँ जो है सेंटर जो होगा डबल होता है, तो सेंटर हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। चलिए ये आर की मान हुआ, लेकिन आर तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो एफ ही चाहिए, तब तो आराम से मिल रहा है। लेकिन हम आपको देखिए क्या समझाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर u का मान दिया -25, तो 15 ये हो गया, और 25 जो होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, तो 25 तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं आएगा,
तो यहाँ आएगा, ये वस्तु की दूरी हो गई u बराबर माइनस की 25। अब बताइए, हमें कंडीशन याद है कि c तथा f के बीच में जो वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब c के पीछे बनता है और ये बड़ा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, जो v का मान होगा ना वो माइनस में आएगा, लेकिन ये बड़ा आएगा, ये 25 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 25 से बड़ा रहेगा। देखते हैं आता है कि नहीं। f का मान रखते हैं, f का मान हो जाएगा कितना, 1 माइनस 15, v का मान पता नहीं, प्लस u का मान माइनस का 25। अब देखिए ये इसको माइनस अगर नीचे हो तो हम ऊपर लिख देंगे उसे, तो लिख दीजिए माइनस 1/15, ये हो गया 1/v। इसको पहले सर प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा माइनस 1/25। अब 1/25 को इधर ले जाएंगे, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर तो पहले से ही है ना, माइनस 1/15, और ये हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस कर देंगे 1/25 बराबर, इधर बचेगा क्या 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के फिर सॉल्व करेंगे। तो 25 यहाँ 15 है, यहाँ 25, तो 25 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा हमारे पास 75। तो 75 को हम लोग ले करके निकालते हैं, तो 75 हो जाएगा, और 15 का टेबल पढ़े, 15 दिया 15 25 75, और यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा तो 5 आ जाएगा प्लस, और 25 यहाँ 75 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो आएगा कितना 2, तो -2/75 बराबर 1/v। हमें 1/v नहीं निकालना होता है, v निकालना होता है, तो फिर पलटी मारेंगे, पलटी मारेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, तो ये हो जाएगा v/1। इसको लिख सकते हैं क्या, -75/2। तो -75/2। अब ये इसको नीचे 1 लिखे या ना लिखे वो तो उससे कोई मतलब नहीं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो हो जाएगा कितना, -2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये 37.5 आ गया सेंटीमीटर, तो 37.5। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी u 25 थी माइनस की, तो यहाँ तक तो 30 है, 30 के आगे 7 और डाल जाएंगे तो आ जाएगा कितना 37.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी भी यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये किस तरफ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, ये दर्पण के आगे क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी बनेगा, इतनी दूरी पर बनेगा। भी का मान आ गया, और भी का मान आ गया, फिर उसके बाद प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति के बारे में बताइए। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति जब इधर माइनस में आता है भी का मान तो हम लिखते हैं क्या, आभासी, अरे वास्तविक लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, ये हो गया। अब हमें चाहिए आई का मान, तो आई का मान कैसे निकलता है, m बराबर फॉर्मूले से, तो I/O होता है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर, अच्छा इसमें देखिए m बराबर -v/u, हमें तो m पता ही नहीं है तो m को नहीं लगाएंगे, हम केवल इसको लगाएंगे इतने को, तो m हटा देते हैं, क्योंकि i चाहिए तो i इसमें आता है, वो आता है vu इसमें मिल जाएगा। तो i का मान हमारे पास नहीं है तो i को ऐसे लिख दीजिए, o का मान 4 सेंटीमीटर गिवन है, और v का मान यहाँ पे माइनस है। अगर हम v का मान रखें तो ये रख सकते हैं, बट डेसिमल छोड़ दीजिए, ये ले लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। ये हो गया /2, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, पलटी मारेंगे ऊपर तो 1/4 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 75 हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस में हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास u गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास u का मान रखना है -25, -25 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो I/, हो जाएगा 4 बराबर -75/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे और पलटी मार देंगे तो 1/25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 3 75 हो गया। अब इसको करेंगे तो I/4 बराबर आ जाएगा -3/2। अब इस 4 को उधर भेजेंगे, जब 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर -3/2 इंटू 4, क्योंकि इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, तो I का मान हमारे पास आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, -6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितना था 4 सेंटीमीटर, नीचे बना बस उससे बड़ा हो गया 6 सेंटीमीटर। यदि अब हमसे m का मान पूछ ले, क्या पूछे, m का मान, तो m बराबर हम जानते हैं, या तो इसी को डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा, यहीं पे डिवाइड होकर के आया था ना, या तो I/O करिए या तो उसे कर दीजिए, तो I/O भी करके निकाल सकते हैं, चाहे तो -v/u करके भी निकाल सकते हैं।
आई बटे ओ का मतलब आई का मान कितना था, आई का मान हमारे पास -6, ओ का मान कितना है, ओ का मान है 4, काट देंगे तो 2 2 3 6 तो -3/2 आ गया, ये आ जाएगा। और अगर डिवाइड कर दे तो 1.5 आ जाएगा। भी बाई यू से भी निकालेंगे तो यहीं आएगा। देखिए भी बाई यू से कैसे, इसका -75/2 है और इसका कितना है, -25 है यू। अभी अभी बताया ये कट जाएगा, फिर इसको जब पलटेंगे तो ये काटेंगे तो 3/2 ही फिर से आ जाएगा, तो -3/2। तो एम तो दोनों से निकल जाता है, चाहे आई बटे ओ चाहे -भी बाई यू से। आई निकालने के लिए आपको एक जरूर पता होना चाहिए, ओ का मान पता रहेगा तब आई, या तो आई पता हो तो तभी ओ निकलेगा। ठीक है, ये हो गया पूरे न्यूमेरिकल। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन। हमारा टॉपिक जो है परावर्तन का समाप्त हो गया। परावर्तन पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि इसका अपवर्तन की जो नियम है, अपवर्तन क्या है, सब कुछ, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।